सर अर्थ गोल है कि फ्लैट है? अकॉर्डिंग टू सनातन संस्कृति गोल है, बाकियों का पता नहीं। सर आप देख के बता दीजिए, अब स्पेस में हो। अरे ये देखो ना तुम। गुड इवनिंग यस, सर। ये गोल है। ये जैसा है ना, दिस वन, ऐसी है धरती हमारी। ये ऊपर देख रहे हो, ये गोल गोल कंप्लीटली वैसे ही। पूरी दुनिया ट्रू एंड फेयर है। हाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। ओके, तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो ट्रांसफर नहीं कहलाते। कौन कहता है ये? सेक्शन 47। ठीक है, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट, सेक्शन 47 सबसेक्शन 10। क्या हो गया इसको? सेक्शन 47 सबसेक्शन 10। नेचर क्या है? नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है हमारा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में लिखिए ट्रांसफर बाय वे ऑफ, सॉरी, बाय वे ऑफ conversion of bonds debentures debenture stock and deposit certificates and deposit certificates in any form into shares or debentures of that company, कंडीशंस कुछ नहीं होंगी। पीरियड ऑफ होल्डिंग में लिखिए होल्डिंग पीरियड ऑफ earlier asset to be taken into account, to be taken into account। एंड कॉस्ट में लिखिए cost of new asset is equals to that portion of cost of old asset that is converted
that is converted लिख लिए। इतना लिखिए, फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इतना लिखिए, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। हो जाने के बाद प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि आपका हो गया उतारना। हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी भी कंपनी का अगर आपके पास कोई बॉन्ड है, कोई डिबेंचर है या कोई डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स है, अगर उसको आप सरेंडर करते हो कंपनी को और बदले में आपको क्या दे रहे हैं वो लोग, डिबेंचर दे रहे हैं या शेयर दे रहे हैं उसी कंपनी का, तो उस केस में हम उस ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं मानेंगे। देखिए क्या कह रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ट्रू एंड फेयर लिमिटेड, ठीक है। ट्रू एंड फेयर ने क्या किया, इसने इशू किया, क्या इशू किया, बॉन्ड इशू किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसने बॉन्ड इशू किया और ये बॉन्ड किसने खरीदा, मान लीजिए मिस दीक्षा ने ये बॉन्ड ट्रू एंड फेयर का लिया हुआ है। कब लिया, 1 जनवरी 2008 को लिया, ठीक है। अब आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर कंपनी ने क्या किया, ट्रू एंड फेयर ने क्या किया, ट्रू एंड फेयर ने कहा कि दीक्षा जी आपके पास ये जो बॉन्ड है, आप ये बॉन्ड हमको वापस दे दो, आप ये हमको रिटर्न कर दो और बदले में हमसे क्या ले जाओ, बदले में हम आपको हमारे कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं, शेयर्स इन ट्रू एंड फेयर। समझ में आया। तो यहाँ पर जो बॉन्ड के ऊपर, इस बॉन्ड के ऊपर दीक्षा का क्या था, जो राइट था, जो हक था, अब वो क्या हो गया, वो रिलिंक्विश हो गया, ठीक है। तो अगर रिलिंक्विश हो गया तो इसे ट्रांसफर माना जाएगा, हमने पढ़ा था रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट अमाउंट्स टू ट्रांसफर। बट ऐसे वाले केस में जहां पर कोई एक कंपनी दैट इज ट्रू एंड फेयर किसी भी बॉन्ड को किसका था, उसी का था, अगर उसको वो कन्वर्ट कर रही है, इस बॉन्ड को वो क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है, किसमें कन्वर्ट करी, अपनी ही कंपनी के नए शेयर्स या फिर डिबेंचर में, अपनी ही कंपनी के शेयर्स या फिर डिबेंचर में अगर वो कन्वर्ट कर रही है, तो उस केस में इस कन्वर्जन को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, ठीक है। अब लेटर ऑन, अब दीक्षा के पास क्या आ गया, लेटर ऑन अब दीक्षा के पास आ गया है क्या, नए कंपनी के शेयर्स, दैट इज न्यू शेयर्स। अब इस नए शेयर्स को दीक्षा ने क्या किया, 2 ईयर होल्ड करके रखा और बाद में सेल कर दिया, ठीक है। तो जब सेल कर दिया तब आपका क्या होगा, तो आपका कैपिटल गेन आएगा पिक्चर में, ठीक है। तो इस केस में इसका जो कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड, कॉस्ट को काटो, मान लो इसने सेल कर दिया कितने में, इसने सेल कर दिया 10 लाख रुपए में, ठीक है। और यहाँ पर ओरिजिनली इसने बॉन्ड कितने में खरीदा था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसने 5 लाख में खरीदा था, फॉर एग्जाम्पल इसने स्टार्टिंग में 5 लाख में खरीदा था, ठीक है। तो देखिए, तो सेल कितना हो गया, 10 लाख, इससे हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, जो एसेट बिका, यहाँ पर एसेट कौन सा बिका, ये जो नए शेयर हैं, ये वाला सेल हो रहा है ना, बट हमने तो नया शेयर्स खरीदा ही नहीं था, हमारे पास क्या था ओरिजिनली, हमारे पास ओरिजिनली बॉन्ड था, इसी शेयर्स के बदले में हमारे पास क्या था, बॉन्ड था। तो बॉन्ड का क्या कीमत था, 5 लाख रुपए। तो भैया जो बॉन्ड का कीमत था 5 लाख रुपए,
वही कीमत मान लिया जाएगा इस नए वाले शेयर्स का है। तो माइनस क्या करेंगे हम, 5 लाख रुपए। तो जो बैलेंस आया, ये बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट। आपने उस एसेट को जितने दिन रखा उससे डिसाइड होता है। तो आपने इसको शेयर वाले, जो नया वाला शेयर है, इसको कितना होल्ड किया, 2 साल। लेकिन ये नया शेयर से पहले क्या था, बॉन्ड था। उस बॉन्ड को आपने कितना साल रखा, 5 साल। तो टोटल पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका कितना हो गया, 7 साल। एंड 7 साल हो गया, तो हेंस इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझ में आया आपको ये पूरा सीक्वेंस, ये पूरी कहानी क्या आपको समझ में आई, हाँ या ना बताइए, बताइए मुझे, क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, हाँ सर ओके, समझ आ गया। फैंटास्टिक। तो यही बात यहाँ पर बोला गया है कि सेक्शन 47 क्लॉज 10 क्या कहता है कि ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इन एनी फॉर्म इनटू शेयर्स और डिबेंचर ऑफ दैट कंपनी। जिस कंपनी का था उसी कंपनी का आपको एक्सचेंज करके दूसरा दे दिया गया, तो इसे हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। और जिस दिन इसको कन्वर्ट करके दिया गया उस दिन कैपिटल गेन भी आपके ऊपर नहीं लगाएंगे। कब लगेगा कैपिटल गेन, जिस दिन फ्यूचर में आप उसको अगर बेचोगे तब जाके कैपिटल गेन लगाएंगे। और पीरियड ऑफ होल्डिंग, जितना आपने पुराने फॉर्म में जितना दिन रखा था वो भी ऐड करेंगे, नए वाले में जितना रखा था वो भी ऐड करेंगे। हमारे इस वाले एग्जांपल में कितना था, पुराना 5 साल, नया 2 साल, टोटल 7 साल हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। एंड कॉस्ट की केस में क्या होगा, नया वाला शेयर्स तो हमको कन्वर्ट होके मिला है, नया वाला हमको कन्वर्ट होके मिला है, तो उसका जो कॉस्ट था वो तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास वो शेयर्स था ही नहीं। हमारे पास क्या था, ओरिजिनली बॉन्ड था। तो बॉन्ड का क्या कीमत था, 5 लाख रुपए। तो जो कॉस्ट था पुराने एसेट का जो कन्वर्ट हो गया, उस कॉस्ट को मान लेंगे नए एसेट का कॉस्ट है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेट, सेक्शन 47 क्लॉज एक्स बी। देखिए इसके अंदर ट्रांसफर बाय वे ऑफ conversion of preference shares to equity shares। अगर आप प्रीफरेंस शेयर्स से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो सेम कंपनी के, तो उसको भी हम क्या नहीं मानेंगे, ट्रांसफर नहीं मानेंगे। और जिस दिन वो कन्वर्ट हुआ उस दिन कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कैपिटल गेन कब लगेगा, जिस दिन कन्वर्टेड वाला एसेट आप दोबारा से बेचते हो तो लगेगा। तो इसके लिए कंडीशन कुछ नहीं है। पीरियड ऑफ होल्डिंग में लिखिए the holding period of the holding period of the converted equity shares, converted equity shares include the period, include the period, include the period
for which the preference shares was held by the SSE prior to conversion एंड कॉस्ट के केस में क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का जो कॉस्ट था उतना ही कॉस्ट आपका मान लिया जाएगा, इसमें पड़ा है। देन नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, जैसे प्रीवियस वाला था डिट्टो उसी टाइप का ही है। स्टिल अगर कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं है सर। ओके, समझ में आ रहा है, क्योंकि सबका कंसेप्ट सेम है, बस खाली ट्रांजेक्शन्स नया नया हमको देखने मिल रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं सेक्शन 47 का वो सारा ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन होने के बावजूद भी आपका ट्रांसफर नहीं कहलाता। अब एक बहुत अच्छा एक स्कीम अभी हम देखेंगे। ठीक है, सेक्शन 47, एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ लिखिए सेक्शन 47। कितना है इसका टेबल, मतलब टेबल में बहुत है बट हम सिलेक्टेड कर रहे हैं और 2-3 तो करेंगे सिर्फ। इसमें लिखिए, ये बहुत अच्छा एक स्कीम है, अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट in transaction of reverse mortgage, बहुत अच्छा चीज है, लिखिए फिर डिस्कस करवाता हूँ आपको मैं। कंडीशंस में लिखिए, द स्कीम shall be notified by the central government, and cost of previous owner and period of holding दोनों ही कुछ नहीं होगा। इतना लिखिए, फिर इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। लिख लिए हैं? यस सर। ओके, तो अब देखिए ये है क्या चीज। ये आपके पास एक घर है, आप इस घर को क्या करते हो, बैंक के पास मॉर्गेज रखाते हो, इसके पास बैंक के पास, और बदले में क्या लेते हो, लोन लेते हो। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट है मॉर्गेज का, लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या है, रिवर्स मॉर्गेज। चीज को समझिए, आखिर हुआ क्या। हुआ ये कि जो बुजुर्ग दंपत्ति होते हैं, मान लो
ओल्ड एज पीपल जो होते हैं, ठीक है, बुढ़ापे में उनको बहुत दिक्कत होती है। मतलब क्योंकि अब वो अपना काम धंधा छोड़ चुके हैं, काम हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उनको अपना जो लिवलीहुड है उसको अर्न करने में बहुत दिक्कत होती है। एंड ऐसे भी देखा गया आज के केस में, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए कि जो माँ बाप जब बड़े हो गए, बच्चे अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर लिए और माँ बाप को लोग फिर घर से निकाल देते हैं, तो उन बूढ़े लोगों को बहुत दिक्कत होती है। सरकार ने ऐसे बुजुर्ग लोगों को हेल्प करने के लिए एक स्कीम लेकर आया। सरकार क्या बोला कि देखो, जब आप बूढ़े हो जाते हो तो आपके पास अर्निंग का कोई भी सोर्स नहीं है, लेकिन आपके पास अगर आपका घर है तो आप क्या करो, आपके पास अगर आपका घर है तो आप इस घर को बैंक को जाके रिवर्स मॉर्गेज में रखा दो। रिवर्स मॉर्गेज में इसको दे दो, घर को बेचो मत। घर को बेचोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप फिर रहोगे कहाँ। आप क्या करो, इसी घर को बैंक में जाके रिवर्स मॉर्गेज में रखा दो। मान लो घर की कीमत हुई 20 लाख रुपए, तो बैंक क्या करेगा, बैंक आपको आज की तारीख में एक बल्क अमाउंट दे देगा, मान लो 10 लाख रुपए आपको दे देगा, ठीक है। और बाकी का जो 10 लाख है, ये बैंक क्या करेगा, आपको एवरी मंथ कुछ पार्ट, फॉर एग्जांपल हर मंथ 20-20 हजार रुपए, सॉरी हर मंथ 20-20 हजार रुपए आपके अकाउंट में देते रहेगा। इससे बेनिफिट क्या हो गया, जो बूढ़े लोग हैं वो अपने घर में ही हैं, उनको अपना घर छोड़कर जाना नहीं पड़ा, और आज के डेट में उनको कितना एक बड़ा अमाउंट मिल गया। इस नए अकाउंट से, इस नए पैसे से वो लोग कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मान के चलो अगर बूढ़े लोग हैं तो अपने ही घर में क्या कर सकते हैं, वो लोग एक किराना का दुकान खोल सकते हैं, या फिर अगर वो ना भी करें तो इस 10 लाख को क्या कर सकते हैं, वो बैंक में एफडी कर सकते हैं, जिससे एवरी ईयर उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और इस इंटरेस्ट से वो अपना क्या कर सकते हैं, लिवलीहुड आराम से अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। मोर ओवर इसके साथ साथ ये जो हर महीना आपको मिलेगा, इससे भी अपना खर्चा चला सकते हो। तो इससे क्या हो गया, जो बूढ़ा बूढ़ी लोग रहेंगे, जो बुजुर्ग दंपत्ति रहेंगे, उनको अपने आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब जब वो कमा नहीं सकते, उनका इतना हिम्मत नहीं है कमाने का, तो बैंक से उनको हर महीना क्या मिलता जाएगा, पैसे मिलते जाएंगे, जिससे कि वो अपना आराम से बाकी बची हुई जिंदगी गुजार सकते हैं। अब जिस दिन वो मर गए, ठीक है, मान लो मर गए, तो नॉर्मली पहले केस में क्या होता था, मरने के बाद प्रॉपर्टी किसको जाती थी, बेटा बेटी लोग को। तो यहाँ पर केस में क्या हो जाएगा, अगर वो लोग मर जाते हैं, और डेफिनेटली मरेंगे, तो जब मरेंगे तब बैंक बोलेगा, तब बैंक उनके बच्चों को बोलेगा, उनके जो बच्चे हैं उनको बोलेगा कि भैया देखो, आपके पिताजी ने हमसे लोन लिया था 20 लाख रुपए का, जिसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट बन गया 2 लाख रुपए, टोटल 22 लाख रुपए का भी ये लोन हो चुका है। अब आप बच्चे हो, आप एक काम करो, आप ये 22 लाख रुपए हमको दे दो, और ये जो घर है, ये घर आप वापस ले लो हमसे। अब अगर बच्चे अगर घर चाहते हैं तो 22 लाख रुपए देंगे और घर ले लेंगे, और अगर उनको घर नहीं चाहिए तो बैंक क्या करेगा, बैंक फिर इस घर को ऑक्शन कर देगा, ऑक्शन करके बेच देगा। बेच के मान लो बैंक को मिले 25 लाख रुपए, बैंक को चाहिए कितने था, 22 लाख, बैंक अपना 22 लाख रुपए रख लेगा, बाकी का जो 3 लाख है ये किसको दे देगा, ये उसके लीगल हायर लोग को दे देगा, बच्चों को वापिस कर देगा 3 लाख रुपए। तो इस कंसेप्ट से क्या हो गया कि जो बच्चे बड़े होने के बाद अपने माँ बाप को घर से निकाल देते थे और उनकी प्रॉपर्टी हथिया लेते थे, वो चीज कम होगा, बूढ़े लोग के पास अपना फ्रीडम रहेगा, वो अपना लास्ट का, जिंदगी का आखिरी का समय बहुत अच्छे से गुजार सकेंगे। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि ये जो बूढ़ा है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर, ये जो फर्स्ट टाइम इसने बैंक को अपना घर दिया, यहाँ पर ट्रांजेक्शन एक हुआ, देखा जाए तो एक इसने अपने घर का अधिकार बैंक को दे दिया, तो ये ट्रांसफर तो है, लेकिन अगर इसको हम ट्रांसफर मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन लग जाएगा, कैपिटल गेन लग जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने इसको ट्रांसफर ही नहीं माना। सरकार ने कहा कि अगर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में अगर आप घर बैंक को ऐसे देते हो तो उस केस में उसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे और आपके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो है ना बहुत अच्छी स्कीम रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। तो इस स्कीम के बारे में आपके आसपास जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उन सबको आप अवेयर कीजिए कि अपने बुढ़ापे में तकलीफ में ना रहें, ठीक है।
अगर उनके बेटा बेटी के लिए वो इतना सोच रहे हैं कि मेरे मरने का घर उनका होगा, तो भैया लेट इट बी, आप अपना घर को रिवर्स मॉर्गेज में डालो और फिर अपना बचा कुचा बुढ़ापा आराम से बिताओ। अगर बच्चों को चाहिए सर होगा अब घर, पैसे देंगे, ले लेंगे। सर अभी अभी निकला है ना ये नहीं स्कीम? नहीं, काफी टाइम हो गया, काफी टाइम हो नहीं, गया, कुछ दिन पहले। स्कीम काफी टाइम हो गया, बट दिक्कत ये ना कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, तो इसीलिए ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं, स्पेशली जो बूढ़े लोग हैं। यस। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या देखा यहाँ पर कि अगर एक कैपिटल एसेट रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में अगर ट्रांसफर होता है तो वो ट्रांसफर नहीं कहलाएगा, उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। समझ में आ गया? फिर एक और लिखिए, बस ये लास्ट लिखेंगे, उसका और नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। लिखिए सेक्शन 46 सबसेक्शन 1, 46 सबसेक्शन 1, इसमें लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, distribution of assets by a company to its shareholders, upon liquidation is not regarded as transfer। हो गया, बाकी केस में कुछ नहीं। लिख लिए? लिख लिए क्या? जी सर। अब देखिए फटाफट इस चीज को मैं समझा देता हूँ, फिर ब्रेक लेंगे। बहुत ज्यादा ही सिंपल है, तो कुछ नहीं। अगर एक कंपनी है, कंपनी का टोटल जो कैपिटल है, उस कैपिटल को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया गया, जिसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल। ये आप लोग हो, आप लोग कौन हो? आप लोग शेयर होल्डर हो। आप लोगों ने इस कंपनी के इस टोटल कैपिटल को क्या किया हुआ है? एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, आप लोग कौन हो? शेयर होल्डर। एंड शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो अगर आप ओनर हो तो कंपनी का जो भी एसेट है वो किसका है? वो भी अल्टीमेटली आपका ही हुआ। तो जिस दिन मान लो अगर कंपनी बंद होती है, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, तो ये एसेट को क्या होगा? ये एसेट को मान लो इन ओनर लोग को वापिस कर दिया अगर जाए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मेरा ही एसेट मुझे वापिस मिल रहा है। तो जब मेरा ही एसेट मुझे मिल रहा है तो भैया मुझे बताओ ट्रांसफर कहाँ हुआ? तो हेंस यहाँ पर नो ट्रांसफर। एंड हेंस कंपनी जब दे रही है एसेट, तो कंपनी की तरफ से जो ट्रांसफर हुआ उस ट्रांसफर के ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। समझ में आ गया आपको? क्लियर? चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।